वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, कंप्लीट ये होता है कॉन्टेक्टर, जो कि 3 फेस यूनिट में यूज किया जाता है, डक्टेबल एसी में यूज किया जाता है। 3 फेस का कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो चिल्लर हो या फिर डक्टेबल एसी हो, उसमें कॉन्टेक्टर यूज किया जाता है, 3 पोल कॉन्टेक्टर। ये 3 पोल कैसे पहचानते हैं और ये काम कैसे करता है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, कंप्लीट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ। अगर 3 फेस एयर कंडीशनर है तो इसके बिना आपका 3 फेस कंप्रेसर नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा इसको मैं बताऊंगा। तो इसको टेस्टिंग कैसे की जाती है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, कंप्लीट मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग हम करते हैं। मैं एक लाइव आया था उसमें बताया हूँ, लेकिन लाइव में अच्छे से समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। यहाँ पर लिखा है ना, ध्यान से देखिए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। सामने लिखा है T1, T2, T3। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका जो मतलब होता है ना, यहाँ पर 3 वायर दिए गए हैं, देखिए 3 पॉइंट हैं, L1, L2, L3। यहाँ पर T1, T2, T3। अब इसकी सप्लाई कैसे की जाती है? जो मेन MCB होता है ना, मेन MCB से 3 पोल का MCB भी होता है। 3 फेस 440 वोल्ट का करंट देने के लिए MCB जो लगाया जाता है 3 फेस का, वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आता है, वो कंप्रेसर को आता है, 3 फेस कंप्रेसर को। कैसे? बीच में ये कॉन्टेक्टर लगा होता है, ये प्रोटेक्टर लगा होता है बीच में, एक रुकावट जैसे मान लें कि ये जो ना एक कंट्रोलर एक लगा होता है बीच में। 3 फेस की सप्लाई MCB से आता है, तो यहाँ पर आता है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तीनों फेस की सप्लाई यहाँ आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ से देखिए T1, T2, T3 तीनों टर्मिनल, कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल पर सप्लाई देने के लिए यहाँ से दिया जाता है। यहाँ से हमने इनपुट सप्लाई दे दिया 440 वोल्ट का, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। यहाँ से सप्लाई हमने दे दिया कंप्रेसर को T1, T2, T3, यानी कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। कंप्रेसर को हमने तीनों टर्मिनल में सप्लाई दे दी, लेकिन फिर भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। थोड़ा सा कैमरा लगता है इधर लेना पड़ेगा। हाँ, तो फिर भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में रुकावट है ये। अब ये आगे सप्लाई कैसे भेजता है इसको भी मैं बता देता हूँ कि आगे सप्लाई कैसे भेजता है। यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 फेस की सप्लाई यहाँ पर इनपुट में दी जाती है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। अब इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, कैसे आप पहचानेंगे? यहाँ पर L1, L2, L3, यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यहाँ पर दिया गया ना, ये इनपुट होता है। और टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 ये दिया गया है, ये आउटपुट सप्लाई है। 3 फेस की आउटपुट सप्लाई जो कि कंप्रेसर के टर्मिनल पे जाएगा, ये सप्लाई। अब यहाँ पर देखिए सप्लाई, यहाँ पे इनपुट दिया गया, आउटपुट यहाँ से निकाल के कंप्रेसर में चला गया, लेकिन कंप्रेसर अभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनपुट सप्लाई आउटपुट में नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक कि हम इस प्लंजर को ऐसे प्रेस नहीं करेंगे। जब भी हम इस प्लंजर को जब प्रेस करते हैं तो आउटपुट चला जाता है, कंप्रेसर चलने लगता है, यानी कि यहाँ पर रुकावट रहता है 3 फेस करंट का। अब इस तरह से ये बनाया गया है कंट्रोलर, यानी कि कॉन्टेक्टर इस तरह से बनाया गया है कि बार बार तो हम इसको ड्राइवर से प्रेस करने तो जाएंगे नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि रूम में कूलिंग हो गया आप जा कर के इसे ऐसे छोड़ देंगे, और रूम में गर्मी हो गया तो ऐसे पकड़ करके रखेंगे कंप्रेसर चलेगा नहीं, ऐसा नहीं कर। इसलिए इसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है कि ऑटोमेटिक ये प्लंजर नीचे चला जाए। कैसे जाता है? जो इंडोर में लगा होता है, इंडोर में एक PCB लगी होती है, इंडोर में PCB में एक रिले लगा होता है। वही रिले जो आउटपुट सप्लाई देता है वो कहाँ पे आता है? ये होता है कॉन्टेक्टर का कॉइल वाला पॉइंट। हर एक कॉन्टेक्टर में कॉइल वाला पॉइंट होता है। ये 220 वोल्ट पर वर्क करता है। ये कॉइल का एक वाइंडिंग होता है, जो कि मैं दिखाऊंगा। इसमें वाइंडिंग होता है जो कि काम कैसे करता है, जो इंडोर की PCB से रिले जब आउटपुट करंट निकालता है तो सीधा यहाँ पे आता है।
ये कॉइल वाले पॉइंट पे यहाँ पर इनपुट होता है, एक लाइन और एक न्यूट्रल होता है जो कि कमांड लाइन जो निकलता है। अब देखिए ना, आउटपुट जो आउटडोर का जो सप्लाई होता है वही थोड़ा सा डिफरेंस होता है डक्टेबल एसी में। इनडोर सेम उसी तरह से काम करता है जैसे स्प्लिट एसी 1.5 टन 2 टन सिंगल फेस एयर कंडीशनर जिस तरह से काम करता है उसी तरह से डक्टेबल का भी इंडोर काम करता है। बस आउटडोर में फ़र्क इतना होता है कि बड़ा कंप्रेसर लगा होता है जो कि 3 फेस पे रन करता है, तो उसके लिए एक कंट्रोलर लगाया जाता है कॉन्टेक्टर। तो जो रिले से सप्लाई निकलता है यहाँ पे आता है इसके कॉइल वाले पॉइंट पे। अब कॉइल क्या करता है, मैग्नेट बनाता है और ये जो ना कॉन्टेक्टर का प्लंजर है ना, इसको खींच लेता है अपनी तरफ, खींच लेता है। तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई जो रुकी रहती है वो सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाता है और कंप्रेसर चलने लगता है। अब ये इनपुट सप्लाई, ये रुकी हुई करंट यहाँ तक कैसे पहुँचता है इसको भी देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। यहाँ से इसको हम खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में लिखा होता है कि कितने वोल्ट पर काम करेगा और कितना करंट इसमें लेना चाहिए, कितना एम्पियर तक ये काम करेगा, सब कुछ ये लिखा रहता है। सिंगल पोल और ड्यूल पोल 3 पोल कॉन्टेक्टर की पहचान कैसे करते हैं, यहाँ पर है ना 1 2 3, इसी को पोल कहते हैं। 1 2 3 ये 3 फेस सप्लाई पार करने के लिए, 3 फेस कंप्रेसर को रन करवाने के लिए कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। अगर सिंगल फेस कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता तो यहाँ पर 1 और 2 यानी कि न्यूट्रल और लाइन 2 ही यहाँ पर पोल होते, लेकिन यहाँ पर 3 पोल हैं, यानी कि 3 फेस यूनिट को चलाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम खोलते हैं इसको। ये हमने एक स्क्रू खोल दिया, इसको भी हमने खोल दिया, तब आप समझ पाएंगे अच्छे से कि किस तरह से ये काम करता है। ये हमने खोल दिया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लंजर किस तरह से काम करता है। यहाँ पर है ना, ये इस तरह से एक यहाँ पर पत्ती लगाई गई है इनपुट में और एक आउटपुट में पत्ती लगाई गई है। थोड़ा सा दूर डिफरेंस, इस तरह से डिफरेंस लगाया गया है। और ये जो प्लंजर है ना, प्लंजर में स्प्रिंग की मदद से, देखिए स्प्रिंग की मदद से एक पत्ती यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जॉइंट किया गया है एक पत्ती, यानी कि 2 पत्ती इस तरह से है, इस तरह से 2 पत्ती है और इस तरह से ये प्लंजर वाला पत्ती लगाया गया है, ताकि यहाँ से इनपुट सप्लाई, देखिए इनपुट सप्लाई यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 यहाँ पर आकर के रुका रहता है इस तरह से, और यहाँ पर आउटपुट कंप्रेसर में सप्लाई दिया जाता है। अब जो ही ये प्लंजर ना इस तरह से है, दूर है, ये प्लंजर जैसे गिरता है ऐसे, देखिए कैसे शॉर्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसको देख लीजिए। एक पॉइंट आप ध्यान से देख लेंगे ना तब समझ में आएगा। देखिए ये प्लंजर जब दबता है ऐसे प्लंजर जब दबता है तो क्या होता है कि यहाँ से करंट यहाँ पहुँच जाता है। लाइन 1 यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लाइन 2 यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लाइन 3 यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी कि तीनों टर्मिनल मिलाकर के 440 वोल्ट हो गया और ये कंप्रेसर चलने लगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से दब रहा है, देखिए इस तरह से दब रहा है। अब ये दबाने से इनपुट का करंट आउटपुट में कैसे पहुंचता है और कैसे कॉन्टेक्टर को चेक करते हैं इसको भी समझ लीजिए। ये कॉन्टेक्टर हमारे पास ख़राब है, जो कि मैं एक 3 फेस यूनिट से निकाला हूं और वहां पर नया कॉन्टेक्टर लगाया हूं, और इसको मैं आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इस कॉन्टेक्टर को मैं उठा के लाया हूँ। शायद नहीं दिखा है, पहले ब्लर हो गया था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से शायद ब्लर हो गया था, मैं फिर से बता देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि ब्लर हो गया था। यहाँ पर इनपुट सप्लाई यहाँ पर रुका रहता है और ये जब प्लंजर दबता है तो आउटपुट सप्लाई निकाल के कंप्रेसर के टर्मिनल पे दे देता है। अब कैसे होता है, देखिए काम कैसे करता है, एक में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए स्प्रिंग की मदद से यहाँ तक ये जॉइंट हो रहा है, लेकिन कब, अभी ऊपर है प्लंजर, अभी ऊपर है। देखिए ये शॉर्ट हो गया, यानी कि यहाँ सप्लाई रुकी हुई है और यहाँ पहुँच गया, यहाँ सप्लाई रुकी हुई है, यहाँ पहुँच गया, और यहाँ सप्लाई रुकी हुई है, यहाँ पहुँच गया, इसके प्लंजर की मदद से। देखिए
ये देखिए कॉन्टैक्टर के काम करने का तरीका ये होता है। अब फटाफट से मैं इसे चेक करना सिखा देता हूँ कि किस तरह से चेक किया जाता है। अब ये कॉन्टैक्टर ख़राब है, लेकिन मैं इसको चेक करता हूँ, मैं बताता हूँ कि किस तरह से चेक किया जाता है। एक आपके पास क्लैमीटर होना चाहिए। क्लैमीटर को हम ओहम के वहाँ पर यहाँ पर लगाएंगे इस पराड को, और ये ओहम की रेंज पर हम इसे सेट करेंगे जहाँ पर बीप का साउंड आता है। पहले इसे हम चेक कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो क्लैमीटर है सही काम कर रहा है। अब इसे देखिए ना, एक ये हमारा लाइन 1 है, ये हमारा टर्मिनल 1 है, लाइन 2 टर्मिनल 2, लाइन 3 टर्मिनल 3। यानी कि यहाँ से सप्लाई हम एक सप्लाई देते हैं और यहाँ से निकाल के कंप्रेसर में दे देते हैं। लाइन 1 से हमने दिया, टर्मिनल 1 से निकाल करके कंप्रेसर के टर्मिनल पे दे देते हैं। लाइन 2 में इनपुट दिया हमने, टर्मिनल 2 से हमने निकाल करके कंप्रेसर के टर्मिनल पे दे दिया। लाइन 3 हमने इनपुट दिया, टर्मिनल 3 हमारे ने निकाल करके कंप्रेसर के टर्मिनल पे दे दिया। देखिए जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, सॉरी चमक रहा है। देखिए लाइन 1 से टर्मिनल 1, लाइन 2 से टर्मिनल 2, लाइन 3 से टर्मिनल 3, इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर होता है। अब इसको चेक करने के लिए सिर्फ आर पार सप्लाई जा रहा है कि नहीं, यही हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर लाइन 1 पर रखेंगे, टर्मिनल 1 पे रखेंगे। अब देखिए अभी नहीं बज रहा है, जबकि बजना चाहिए। तो ये कैसे बजेगा? तो ये सही तब माना जाएगा जब यहाँ पर हम रखते हैं और इस प्लंजर को हम प्रेस करते हैं। ये प्लंजर को हम प्रेस करते हैं, देखिए देखिए बजने लगा ना, छोड़ दिया हमने तो कंप्रेसर यानी कि बंद हो गया। अभी कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर बंद हो गया, कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर बंद हो गया। इस तरह से हम दोनों पर रख करके इसको हमने चेक किया। हमारा एक जो पोल है, एक पोल सही काम कर रहा है। अब हम दूसरे पोल को चेक करते हैं। तो एक इनपुट पर रखते हैं, एक आउटपुट पे रखते हैं। ये हमने इनपुट और आउटपुट पे रखा। अब इस कॉन्टैक्टर के प्लंजर को हम प्रेस करते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, इसको हम प्रेस करते हैं। देखिए प्रेस करने पर बीच वाला पोल काम नहीं कर रहा है। देखिए बीच वाला पोल काम नहीं कर रहा है, ये यानी कि इनपुट से आउटपुट को बीच वाला पोल से सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो 3 फेज़ का कंप्रेसर यहाँ पर काम नहीं करेगा, 3 फेज़ का कंप्रेसर रन नहीं करेगा। तीसरे पोल को चेक करते हैं, एक इनपुट पर रखते हैं, एक आउटपुट पे रखते हैं। फिर हम प्लंजर को प्रेस करते हैं। ये देखिए बीप बज रहा है, यानी कि तीसरा पोल हमारा सही है, तीसरा पोल सही है। अगर मानिए कि आपका 3 फेज़ का कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे? अगर मानिए आपका 3 फेज़ का कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले एमसीबी को चेक करना, क्या एमसीबी हमारा टर्न ऑन है। अगर ऑन है तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पर रखेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर क्लैमीटर में 440 वोल्ट दिखाना चाहिए, ये हमने चेक कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ को चेक करेंगे, यहाँ पर यहाँ भी 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। अब बचा क्या है? ये इससे ये बचा है। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो भी 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। इनपुट सप्लाई तो यानी कि हमारे कॉन्टैक्टर तक पहुँच रहा है। अब आउटपुट सप्लाई यानी कि ये प्लंजर नीचे दबा हुआ है, प्लंजर नीचे दबा हुआ है, फिर भी हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। अगर प्लंजर ऊपर है तो फिर हम समझेंगे कि इनपुट सप्लाई ही नहीं मिला है, यानी कि प्लंजर नीचे दबाने के लिए जो आता है ना, ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है। अगर ये ऊपर है तो इसे अगर नीचे है तो हम समझेंगे कि हमारा एसी ऑन हो रहा है और ये हमारा काम कर रहा है कॉन्टैक्टर। लेकिन आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए जो आउटपुट है ना, अब यहाँ से हम पलटी कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ कुछ सप्लाई हम चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ 440 वोल्ट दिखाना चाहिए।
अब ये हो गया, यहाँ से यहाँ से 440 वोल्ट दिखाना चाहिए, यहाँ से यहाँ 440 वोल्ट दिखाना चाहिए, यहाँ से यहाँ 440 वोल्ट दिखाना चाहिए, और यहाँ से यहाँ 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। मतलब कि हमारा कॉन्टेक्टर भी सही है, इनपुट सप्लाई भी 440 वोल्ट आ रहा है, आउटपुट सप्लाई भी 440 वोल्ट निकाल रहा है, लेकिन फिर भी कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। इसको समझिए अब कि कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। अगर इस केस में अगर आपका कंप्रेसर रन नहीं कर रहा है, यानी कि कंप्रेसर में फ़ॉल्ट है। अब कंप्रेसर से पहले भी एक फ़ॉल्ट हो सकता है, उसको भी चेक करना है। कैसे चेक करना है? ये जो 3 वायर जा रहा है ना कंप्रेसर के टर्मिनल पे, 3 फेज़ कंप्रेसर के टर्मिनल पे 3 वायर जा रहा है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। ये सप्लाई वहाँ तक कंप्रेसर तक पहुँच रहा है कि नहीं 3 फेज़ का, ऐसे चेक नहीं करना है। ये डेंजरस है, ये कभी भी ऐसे चेक नहीं करना है। ठीक, उस सप्लाई चेक करने से पहले आपको पूरा एमसीबी बंद कर देना है। यहाँ का सप्लाई बंद हो गया। अब इसके बाद आगे का सप्लाई, ऐसा नहीं कि यहाँ से सप्लाई 440 वोल्ट निकाल रहा है, यहाँ हमने चेक कर लिया 440 वोल्ट आ रहा है, अब सीधा हम कंप्रेसर के टर्मिनल पे ऐसे चेक करेंगे सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करिएगा। आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है आपके साथ में। कभी भी ऐसा चेक नहीं करना कंप्रेसर के टर्मिनल पे जा करके। तो उसके लिए सप्लाई बंद कर देना है आप। उसके बाद तीनों टर्मिनल पर आपको चेक करना है कि क्या कंटिन्यूटी मिल रही है। ज़्यादा केस में ऐसा देखा गया है कि यहाँ से सप्लाई अगर निकाल रहा है फिर भी नहीं चल रहा है कंप्रेसर, तो ऐसे कंप्रेसर ऐसे ख़राब होते हैं। उससे पहले ये फाइंड कर लेना है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसर हमारा गर्म हुआ पड़ा हो। अगर गर्म हुआ पड़ा है तो भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, नहीं चलता है गर्म है तो भी। अगर यहाँ से सप्लाई निकाल रहा है कंप्रेसर ठंडा भी है फिर भी नहीं चल रहा है, तो आप कंप्रेसर की कंटिन्यूटी आप तीनों टर्मिनल पर चेक करने। तीनों टर्मिनल पर रीडिंग सेम दिखानी चाहिए। 3 फेज़ कंप्रेसर पे अगर रीडिंग सेम दिखा रहा है, यानी कि अगर किसी एक टर्मिनल पर रीडिंग नहीं शो हो रहा है तो फिर समझिए कंप्रेसर ख़राब है। किसी 2 टर्मिनल पर रीडिंग नहीं शो रहा है तो फिर कंप्रेसर ख़राब है। किसी भी टर्मिनल पर रीडिंग नहीं शो रहा है तो कंप्रेसर 3 फेज़ ख़राब है। या फिर किसी 2 पर शो हो रहा है, 1 पर नहीं हो रहा है, या फिर तीनों पर नहीं हो रहा है शो रीडिंग या फिर कंटिन्यूटी, तो फिर ऐसे कंप्रेसर ख़राब माने जाते हैं। अगर कंप्रेसर एक टर्मिनल पर नहीं दिख रहा है तो कंप्रेसर को छू करके देख लें कि कहीं गर्म तो नहीं है, लेकिन उससे पहले सप्लाई बंद कर लें। ये मैं बताता हूँ हर बार। 3 फेज़ का काम कर रहे हों तो सप्लाई बंद कर लें, हर हाल में एमसीबी पूरा बंद करके तभी आप 3 फेज़ पर टच करना है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें ये कॉन्टैक्टर में सप्लाई मिलती कहाँ से है। ये देखिए ना, यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये होता है कॉइल का पॉइंट जो कि इसकी वाइंडिंग होती है। अब ये पॉइंट पे जब हम सप्लाई देते हैं लाइन और न्यूट्रल, इसमें 220 का करंट आता है। ध्यान में रखिए, एक लाइन एक न्यूट्रल, यानी कि एक कमांड लाइन आता है, एक न्यूट्रल आता है। कहाँ से? पीसीबी के रिले से, इनडोर के पीसीबी के रिले से, वहाँ से निकल करके आता है। यहाँ पर 220 का करंट, यानी कि यहाँ पर 3 फेज़ रुका रहता है, यहाँ पर आउटपुट कंप्रेसर में जाके, और ये सप्लाई रुका रहता है। जो ये इंडोर के कमांड लाइन से निकल करके सप्लाई आता है, यहाँ पर एक न्यूट्रल एक लाइन, तो ये क्या होता है, ये प्लंजर नीचे दब जाता है ऐसे। अब यहाँ पर जो रुका हुआ 3 फेज़ 440 वोल्ट का करंट रुका हुआ है, ये आउटपुट चला जाता है 440 वोल्ट में, यानी कि लाइन 1 से टर्मिनल 1, लाइन 2 से टर्मिनल 2, लाइन 3 से टर्मिनल 3 में चला जाता है आउटपुट सप्लाई निकल करके। जब ये प्लंजर नीचे दबता है तो तब ये हमारा 3 फेज़ का कंप्रेसर काम करने लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये सप्लाई यहाँ से निकल करके आता है। अब इसको देखिए ना, कॉइल को अगर 220 का करंट इंडोर से निकल करके आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऑन नहीं होता है कॉन्टैक्टर, तो आपको क्या चेक करना है? तब आपको चेक करना है कि कमांड लाइन यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर ऐसे टेस्ट लगा करके देखेंगे, ये चालू हाथ में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ से यहाँ ये टच ना होने पाए आपस में। अगर ये टच होता है तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसको धीरे से आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ चेक कर लें, या तो आप इनपुट सप्लाई जो वहाँ पर कनेक्टर लगा होता है वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जहाँ पर VCF लिखा होता है वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर तक आने की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि डेंजरस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, डेंजरस से के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कनेक्टर में ही चेक कर सकते हैं। जहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और VCF लिखा होता है वहाँ पर चेक कर सकते हैं।
तब आपको पता चल जाएगा कि इनडोर के रिले से निकल करके करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक नहीं आ रहा है तो पीसीबी को चेक करिए या फिर पूरा कम्युनिकेशन को चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तार ब्रेक हो आप कहीं भी जो कमांड लाइन निकल के आ रहा है। अगर यहाँ तक आने के बाद भी ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कॉन्टैक्टर ख़राब है। फिर इसका कॉइल काम नहीं कर रहा है। इसको कॉइल को चेक करने के लिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कॉइल को कि कॉइल सही है कि नहीं। अगर कॉइल सही है तो यहाँ पर रीडिंग शो करेगा। यहाँ पर देखिए किलोमीटर में दिखा रहा है। ये देखिए बजर नहीं बज रहा है लेकिन रीडिंग शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए रीडिंग शो हो रहा है, यानी कि इसका कॉइल सही है। अगर कॉइल जल गया होता कहीं पे, ऐसे वाइंडिंग होता है इसका, तो अगर कॉइल जल गया होता या फिर वाइंडिंग कहीं क्रैक हो गया तो डैमेज हो गया होता तो ये इनपुट से लेकर के आउटपुट तक ये रीडिंग शो नहीं होता। यानी कि जिस तरह से आप देखे होंगे वाइंडिंग होता है ना, जैसे फ़ैन मोटर का या फिर सीलिंग फ़ैन का वाइंडिंग होता है ना, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक वायर भरा जाता है और उसका जो कंटिन्यूटी होता है कंटिन्यूटी मिलता है ऐसे। तो यहाँ पर भी इस तरह से कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि ये इसका कॉइल सही है। अगर ये चेक करेंगे, अगर कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है ये चेक करेंगे। अगर ये रीडिंग यहाँ नहीं दिखा रहा है, देखिए यहाँ रीडिंग अगर नहीं दिखा रहा है, ये देखिए अगर ये रीडिंग इस तरह से नहीं दिखा रहा है दोनों कॉइल पर चेक करने पर, तो फिर समझ लीजिए कॉन्टैक्टर ख़राब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी वीडियो, तो छोटी सी जानकारी तो मुझे इससे लगता है कि आपके समझ में आएगा। नीचे नेक्स्ट टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल करके कि यहाँ से यहाँ सप्लाई देंगे तो ये प्लंजर नीचे दब जाता है, फिर सप्लाई हटाएंगे तो ये प्लंजर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पर न्यूट्रल और लाइन सप्लाई देंगे ऐसे तो ये प्लंजर नीचे चला जाता है। मैग्नेट बनाता है, जो कॉइल होता है ना, कॉइल मैग्नेट बनाता है और इस प्लंजर को नीचे खींच लेता है, तब ये इनपुट सप्लाई से आउटपुट सप्लाई निकल जाता है और कंप्रेसर रन करने लगता है। और ज्यों ये सप्लाई हट जाता है, यानी कि रिले जब रूम में कूलिंग हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर सप्लाई आना बंद हो जाता है, रिले सप्लाई कट कर देता है, तब ये प्लंजर नीचे से दबा रहता है। ज्यों ही सप्लाई कट होता है ये ऊपर चला जाता है और 3 फेस का कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसी तरह से डक्टेबल काम करता है। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यूट्यूब चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। और जहाँ तक हो सके वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं सब जगह शेयर कर दीजिए, ताकि इससे मिलने वाला लाभ हर कोई ले सके। जितने भी टेक्नीशियन हैं सबको इसका लाभ मिल सके।